जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 16 फरवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए अपन शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पीएम सूरज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? पीएम सूरज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है विधि एवं न्याय मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा, पीएम सूरज पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। पीएम सूरज पोर्टल एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था। समाज के वंचित वर्गों के उद्यमियों को एक पारदर्शी प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी के लिए 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? संतोष ट्रॉफी के लिए 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? ऑप्शन ए सर्विसेज, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी केरल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी के लिए 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप सर्विसेज ने जीती है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध न्यूज एंकर सरला माहेश्वरी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस प्रसारण संस्था का प्रमुख चेहरा थी? प्रसिद्ध न्यूज एंकर सरला माहेश्वरी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस प्रसंस्करण संस्था का प्रमुख चेहरा थी? ऑप्शन ए है ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन बी है दूरदर्शन, ऑप्शन सी है बीबीसी हिंदी, ऑप्शन डी है एनडीटीवी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा, सरला माहेश्वरी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह दूरदर्शन की प्रसारण की प्रमुख चेहरा थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूरदर्शन की सीनियर न्यूज एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1980 और 1990 के दशक में डीडी न्यूज एंकर का एक जाना पहचाना और लोकप्रिय चेहरा थी। अपनी सधी हुई आवाज़ और गरिमामय प्रस्तुति के लिए पहचानी जाने वाली सरला माहेश्वरी ने दूरदर्शन के स्वर्णिम दौर में पत्रकारिता की दुनिया में खास पहचान बनाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सरोवर प्रोजेक्ट का संबंध किस भारतीय राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सरोवर प्रोजेक्ट का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा, गांधी सरोवर प्रोजेक्ट का संबंध तेलंगाना राज्य से है। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सरोवर प्रोजेक्ट का संबंध तेलंगाना राज्य से है। इस परियोजना को हैदराबाद में मूसी और ईसा नदियों के संगम पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें ज्ञान केंद्र, शांति स्मारक और हथकरघा केंद्र शामिल हैं। यह परियोजना महात्मा गांधी के शांति और राष्ट्रीय एकता के आदर्शों को समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है जहां वाहन गुजरने पर जय हो की धुन सुनाई देती है? भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है जहां वाहन गुजरने पर जय हो की धुन सुनाई देती है? ऑप्शन ए है दिल्ली एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी है मुंबई कोस्टल रोड, ऑप्शन सी है बेंगलुरु रिंग रोड, ऑप्शन डी है चेन्नई हाईवे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा, भारत की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई कोस्टल रोड है जहां वाहन गुजरने पर जय हो की धुन सुनाई देती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। मुंबई में भारत की पहली म्यूजिकल रोड टायर की रगड़ से बजेगी। जय हो गाने की धुन मुंबई कोस्टल रोड पर देश की पहली मेलोडी रोड बनाई गई है, जहां तय रफ्तार करीब 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलाने पर टायर और सड़क के घर्षण से जय हो की धुन सुनाई देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया है?
ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पंजाब राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं को किस देश की वैली ऑफ द किंग्स में प्राचीन तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं? हाल ही में शोधकर्ताओं को किस देश की वैली ऑफ द किंग्स में प्राचीन तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मिस्र। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। मिस्र देश की वैली ऑफ द किंग्स में प्राचीन तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात करते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिस्र की नील नदी के तट पर स्थित वैली ऑफ द किंग्स राजाओं की घाटी में लगभग 2000 साल पुराने पहले से तीसरी शताब्दी ईस्वी प्राचीन तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की पहचान की है। यह महत्वपूर्ण खोज प्राचीन दक्षिण भारत और मिस्र के बीच गहरे व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से ठीक पहले किस गीत का गायन अनिवार्य होगा? केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से ठीक पहले किस गीत का गायन अनिवार्य होगा? ऑप्शन ए सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी वंदे मातरम, ऑप्शन सी झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऑप्शन डी जन गण मन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से ठीक पहले वंदे मातरम गीत का गायन अनिवार्य होगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के 2026 के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब सभी आधिकारिक कार्यक्रमों, सरकारी आयोजनों और शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान जनगण मन से ठीक पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन वादन अनिवार्य होगा। इस नए प्रोटोकॉल के तहत वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाएंगे, जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पुणे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हाल ही में दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी ऋषभ पंत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके शिखर धवन को आगामी दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील को मंजूरी दी है? हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इटली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में फरवरी 2026 फ्रांस के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के एक बड़े सौदे को मंजूरी दी है। यह डील जो लगभग 3.25 लाख करोड़ की है, भारतीय वायुसेना की क्षमता को मजबूत करेगी। इसमें से 18 जेट सीधे फ्रांस से आएंगे, जबकि बाकी मेड इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने
जीता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी भूटान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत देश ने जीता है। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है। फाइनल नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में हाल ही में कीचड़ ज्वालामुखी में सक्रिय विस्फोट देखा गया है? भारत के किस क्षेत्र में हाल ही में कीचड़ ज्वालामुखी में सक्रिय विस्फोट देखा गया है? ऑप्शन ए दिगलीपुर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी बैरन द्वीप, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी कच्छ कारण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। कीचड़ ज्वालामुखी दिगलीपुर अंडमान द्वीप समूह में सक्रिय विस्फोट देखा गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 12 टांग द्वीप पर स्थित भारत के एकमात्र सक्रिय कीचड़ ज्वालामुखी में अक्टूबर 2025 की शुरुआत में बड़ा विस्फोट देखा गया। यह लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय था और फिर से सक्रिय हो गया है, जिससे लगभग 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में कीचड़ फैल गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुंबई नगर निगम के नए मेयर के रूप में किन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? मुंबई नगर निगम के नए मेयर के रूप में किन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन ए आदित्य ठाकरे, ऑप्शन बी रितु तावड़े, ऑप्शन सी मिलिंद देवड़ा, ऑप्शन डी आशीष सेलार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। मुंबई नगर निगम के नए मेयर के रूप में रितु तावड़े को निर्विरोध चुना गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने उड़ीसा रिंग रोड परियोजना के लिए किस वन्यजीव अभयारण्य की भूमि के उपयोग को अनुमति दी है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने उड़ीसा रिंग रोड परियोजना के लिए किस वन्यजीव अभयारण्य की भूमि के उपयोग की अनुमति दी है? ऑप्शन ए भीतरकनिका अभयारण्य, ऑप्शन बी सिमलीपाल अभयारण्य, ऑप्शन सी कपिलास वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन डी चिल्का अभयारण्य। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने उड़ीसा रिंग रोड परियोजना के लिए कपिलास वन्यजीव अभयारण्य के भूमि उपयोग की अनुमति दी है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने उड़ीसा में 111 किलोमीटर लंबी कैपिटल रीजन रिंग रोड परियोजना के लिए कपिलास वन्यजीव अभयारण्य की 4.68 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारतमाला परियोजना के तहत ढेंकनाल और खुर्दा जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, जिसके लिए अभयारण्य के संवेदनशील क्षेत्र में 16 शर्तों के साथ काम शुरू होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।